नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम बेहतरीन हैं, एकदम मस्त हैं और शानदार हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चों को आवाज़ पहुँच रही होगी और जल्दी से क्लास के साथ सभी बच्चे जुड़ जाएँगे। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में अपना हाल-चाल ज़रूर बताएँगे कि मैडम हम तो एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। ठीक है भई? नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तबीयत पहले से काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी क्या बहुत ही बढ़िया है आप लोगों की दुआओं और प्यार की वजह से। तो भई बहुत बढ़िया, आज तबीयत बिल्कुल अच्छे से है, पूरी क्लास करेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे। ठीक है? तो भई आओ, कल मैंने आप लोगों को ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताने का वादा किया था। कल हमने जो बात करी थी, वो करी थी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। आज हम थोड़ा-सा ब्लड के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स को, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स, यानी कि रुधिर समूह। तो भाई आ जाइए, हेडिंग दे दीजिए रुधिर समूह। तो अब हम बात करने वाले हैं रुधिर समूह के बारे में, ठीक है? रुधिर समूह जिसको हम लोग ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि मैम ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि सबसे पहले रुधिर जो है, रुधिर समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो जब भी आपको ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी पूछेगा, आप लोग नाम बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है भाई, कार्ल लैंडस्टीनर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले रुधिर समूह को खोजा था। तो बताएंगे भाई कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जी थे जिन्होंने सबसे पहले रुधिर समूह की खोज करी थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सन भी यहाँ थोड़ा सा याद रखोगे आप लोग। पहले लिख लीजिए कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने रुधिर समूह की खोज करी थी। कब? तो आप बताओगे 1901। कई जगह 1900 भी लिखा होता है, बट आप 1901 ही लिखकर चलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1901 में रुधिर समूह की जो खोज करी थी, वो करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है मैम, कार्ल लैंडस्टीनर ने कौन कौन से रुधिर समूह को खोजा था, यानी इन्होंने कौन कौन से रुधिर के प्रकार के बारे में बताया था? तो इन्होंने 3 प्रकार के रुधिर समूह खोजे थे, ए, बी और ओ। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने 3 प्रकार के रुधिर समूह की खोज करी थी। रुधिर ए किसने खोजा? इन्होंने। बी किसने खोजा? इन्होंने। ओ किसने खोजा? इन्होंने। तो इन्होंने 3 प्रकार के रुधिर समूह की खोज करी। इन 3 प्रकार के रुधिर समूह को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें कहा जाता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इनको कहा जाता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आपको ना एग्जाम में पता है प्रश्न कैसे आता है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने करी थी, ऐसे आएगा प्रश्न। सबसे पहले ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने करी थी? तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी थी भाई कार्ल लैंडस्टीनर ने। हिंदी में बोलते हैं इसको रुधिर रुधिर समूह तंत्र। तो कभी भी आपको पूछे ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र की खोज किसने करी, तो आंसर क्या करके आओगे भाई? आंसर करके आएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई। चलो आगे भाई, वीडियो की क्वालिटी आप एप्लीकेशन से जाकर बढ़ा सकते हो बेटा। ठीक, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी एप्लीकेशन से जाकर बढ़ा सकते हो। अब आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैम जी हमने तो सुना था कि हमारे शरीर में 4 प्रकार के रुधिर समूह होते हैं, आपने तो यहाँ 3 लिखवाए हैं। तो जो चौथा ब्लड ग्रुप है उसको किसने खोजा था? तो प्यारे बच्चे, हमारे शरीर में ना 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो इनमें से जो 3 थे, ए बी और ओ, ये तो खोज दिए कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन चौथे ब्लड की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए, तो इसकी जो खोज करी थी वो करी थी बेटा 2 साइंटिस्ट ने। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न आए कि ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी, तो इन तीनों की पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर बता देना। लेकिन अकेला अगर ए बी ब्लड ग्रुप पूछे तो आप लोग बताकर आओगे कि इसकी खोज करी थी स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने। किसने भाई? स्टर्ली और डिकैस्टेलो, ये साइंटिस्ट के ही नाम है, डिकैस्टेलो। तो स्टर्ली और डिकैस्टेलो इन दोनों ने मिलकर करी थी ए बी ब्लड ग्रुप की खोज। तो लिख लो भाई, स्टर्ली एंड डिकैस्टेलो, एंड डिकैस्टेलो, डिकैस्टेलो।
स्टर्ली और डिकैस्टेलो इन दोनों ने मिलकर किसको खोजा था? ए बी ब्लड ग्रुप को खोजा था। कब खोजा था मैडम जी? तो बेटा 1902 में, 1902 में, अगले ही साल 1901 में तो ये तीनों खोजे गए, कॉल एंड स्टीनर ने खोज दिए। अगले ही साल 1902 में एक और नया ब्लड ग्रुप जिसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप, इसकी खोज की थी स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने। समझ में आ गई भाई बात? बताओ जल्दी से। ठीक है, आप लोग बता कर मैम, बोर्ड भी साफ नजर नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो? बोर्ड साफ नजर नहीं आ रहा? बोर्ड पर ये बैकग्राउंड लगा हुआ है इस तरीके का, पीछे का जो आपको दिख रही है ना, ये छाई सी परछाई सी, ये बैकग्राउंड है बेटा। बोर्ड तो बिल्कुल साफ है। ठीक, चलो आ जाओ। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि मैडम जी जो हमारा ब्लड है इसमें और क्या क्या चीजें खोजी गई। जैसे कि भाई हमने आपने ये तो बता दिया कि ब्लड ग्रुप कैसे कैसे खोजे, किस किस ने खोजे, लेकिन ब्लड में और क्या क्या चीजें हैं और किस किस ने उनको खोजा है, ऐसे प्रश्न हमें बताएं आप। जो आया तो हम कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चे एक छोटा सा चार्ट अब हम बनाने वाले हैं। इस चार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ अच्छी सी चीजें, जैसे कि आप लोगों को कभी भी पूछे कि हमारे रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपको एग्जाम में कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, ऐसे करके भी कुछ प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, या फिर ब्लड के अंदर जो बहुत सी चीजें पाई गई, खोजी गई, उनके बारे में। तो सबसे पहले इधर की तरफ हम लिखेंगे रुधिर समूह, इधर हम लिखेंगे रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, इंग्लिश में लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब मैं आपको इकट्ठा बताने वाली हूं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। इधर की तरफ हम लोग लिखेंगे एंटीजन, इधर की तरफ हम लोग लिखेंगे भाई एंटीजन। क्या लिखेंगे? एंटीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, प्रतिजन। ठीक, दिखाई दे रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, इधर की तरफ हम लोग लिखेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। इधर की तरफ हम लिखेंगे एंटीबॉडी, जिसको हम प्रतिरक्षी के नाम से भी जानते हैं, प्रतिरक्षी। और भैया इधर की तरफ हम लिखेंगे RH फैक्टर, RH फैक्टर, जिसको हम RH कारक बोलते हैं, RH कारक हिंदी में। ठीक है, RH कारक। तो इतनी चीजें और आपको पढ़नी है रुधिर के अंदर। ठीक, दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को? मैम एक बार फिर से बता दो प्यारे बच्चे, अभी तक हमने जो बात करी थी, ये बात करी कि जो रुधिर समूह है उसको किसने खोजा। तो हमारे शरीर में 4 तरीके के रुधिर समूह हैं, जिसमें से 3 को खोजा था कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 में प्यारे बच्चे। तो कार्ल एंड स्टीनर ने कौन कौन से रुधिर समूह खोजे आपको पूछ ले तो आप बता दोगे ABO ब्लड ग्रुप को खोजा था कार्ल एंड स्टीनर ने। जबकि जो चौथा ब्लड ग्रुप बचा AB ब्लड ग्रुप, इसको किसने खोजा था? स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने 1902 में। ठीक है, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कार्ल एंड स्टीनर जी को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो आ जाओ, वो बातें करेंगे अभी बाद में। पहले मैं आपको इस चार्ट को बनवाने वाली हूँ, तो इस चार्ट को बस छोटा सा आज समझ लोगे ना, फिर कभी नहीं भूलने वाले आप। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो भाई हमें पता है हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे अंदर। अब मैडम जी अगर हमारा ब्लड ग्रुप A है तो हमारा एंटीजन क्या होगा, ये बता दो। ऐसे प्रश्न आएगा एग्जाम में कि अगर कोई व्यक्ति है उसका एंटीजन A है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसका एंटीजन क्या होगा। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ही आंसर आपको छुपा हुआ मिलेगा। कैसे भाई? हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि एंटीजन ब्लड ग्रुप A के लिए एंटीजन क्या होगा। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरे शरीर में जो मेरा ब्लड है उसमें एंटीजन क्या होगा। एंटीजन क्या होता है मैडम? तो एंटीजन एक प्रोटीन है बेटा, ऐसा समझ लो। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरे शरीर में जो एंटीजन प्रोटीन है वो क्या होगी, बताओ।
तो सिंपल सी बात, जब ए ब्लड ग्रुप है तो ए ही एंटीजन होगा। भैया जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वही हमारा एंटीजन होता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको पूछे कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का एंटीजन क्या होता है, तो आप ए ही बताकर आओगे। पूछ ले किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ उसका एंटीजन क्या है, तो मैंने अभी भी बताया ना, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। तो क्वेश्चन में ही तो आंसर छिपा हुआ है, जो ब्लड ग्रुप दिया हुआ हो वही एंटीजन हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले ए बी के पास कौन सा एंटीजन होता है, तो बता देना ए बी होता है। लेकिन यहां थोड़ा सा याद रखना कि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, कोई नहीं। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता, तो आंसर करके आना ओ का मतलब जीरो, जीरो एंटीजन होता है इसके पास। मतलब ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। समझ में आ गई बात? एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को अभी बताऊंगी, पहले आप लोग एक चीज को समझ लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही एक तरीके की प्रोटीन है, ऐसा समझो, ठीक। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे शरीर में ये प्रोटीन क्या होगी, तो ए ही होगी। बी है हमारा ब्लड ग्रुप तो बी होगी। हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी होगी। ओ है तो ओ होगी, मतलब कोई नहीं होगी, जीरो होगी। तो प्यारे बच्चों एक चीज तो यही क्लियर हो गई कि जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है वही हमारा एंटीजन होता है। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता। कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता? अगर ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप बता कर आओगे ओ मतलब जीरो। अब बात आती है एंटीबॉडी की कि मैम अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके शरीर में, आपके खून में कौन सी एंटीबॉडी है ये बताओ। तो प्यारे बच्चे जो मेरा ब्लड ग्रुप होगा ना उसके हमेशा विपरीत, उसके हमेशा उल्टी होती है मेरी एंटीबॉडी। देखो कभी भी हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजन है, हमारी बॉडी में जो एंटीजन है प्यारे बच्चे, जो प्रतिजन है, और हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, ठीक है, यानी कि प्रतिरक्षी जो है, इनकी कभी भी बनती नहीं है बेटा। इन दोनों का हमेशा 70 का 36 का आंकड़ा रहता है, इन दोनों की कभी भी बनती नहीं है। ये दोनों कभी भी दोस्त नहीं हो सकती। अब दोस्त नहीं है तो दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है। जो ये हो सकता है वो ये नहीं हो सकती, जो ये हो सकती है वो कभी ये नहीं हो सकता। तो दोनों में लड़ाई है, ऐसा समझो जानी दुश्मन है दोनों एक दूसरे के। तो अगर आपका एंटीजन ए है बेटा तो आपकी एंटीबॉडी कभी भी ए नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते, दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। अगर आपका एंटीजन ए है ना तो एंटीबॉडी को बी होना पड़ेगा, एंटीबॉडी को फिर बी होना पड़ेगा। ये इसका ऑपोजिट होती है हमेशा, एंटीजन का हमेशा ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी बेटा। दोनों की कभी नहीं बनती। अगर ये ए है तो वो बी है, अगर ये बी है तो वो ए है, तो कभी एक जैसे नहीं हो सकते ये। तो कभी भी आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो मैंने अभी भी बताया अगर ब्लड ग्रुप ए है तो भैया एंटीजन भी ए होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, वही प्रतिजन होता है ना। लेकिन जो प्रतिजन है वो कभी भी आपकी प्रतिरक्षी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी दोनों में। इसीलिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन भी ए होगा, लेकिन उसकी एंटीबॉडी क्या होगी भैया, बी होगी। तो ए वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। जितने भी बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है उनके शरीर में एंटीजन तो ए ही है, लेकिन उनकी जो एंटीबॉडी है ना वो बी होगी, क्योंकि ए और ए यहाँ कभी सेम हो ही नहीं सकता। लड़ाई बच जाएगी भैया, युद्ध मच जाएगा, युद्ध। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी ही होगा, लेकिन अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी को तो अलग होना पड़ेगा, एंटीबॉडी फिर ए होगी, क्योंकि अगर यहाँ बी है और यहाँ भी बी हो गया, युद्ध मच जाएगा भैया, महाभारत का लड़ाई हो जाएगी तकड़ी वाली। ठीक है, अब आ जाओ ए बी की बात करते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी ए बी होगा भाई, लेकिन अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। ए रखेंगे तब ए से लड़ाई हो जाएगी, बी रखेंगे तब बी से लड़ाई हो जाएगी, तो इसीलिए भैया रहने दो, यहाँ कोई एंटीजन नहीं होता, याद रखना। तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती, याद रखोगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती।
जिसकी कोई प्रतिरक्षी नहीं होती। तो ओ ब्लड ग्रुप के, ये ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई प्रतिरक्षी नहीं होती और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता। समझ में आई बात? तो कभी भी आपको पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है बेटा, आवाज तो बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल सही चल रहा है माइक, पूरी बैटरी है। ओ हिंदी ओनली, हिंदी ओनली, हिंदी ठीक बेटा, दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ना हिंदी वालों को दिक्कत होगी ना इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन यानी प्रतिजन भी हमारा ए बी होगा। अब प्रतिजन ए बी है तो कभी भी प्रतिरक्षी हमारी ए बी नहीं हो सकती, क्योंकि सेम सेम चीजें हो गई तो लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए हमारी ए ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं होता। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं है, तो बताना ए बी के पास कोई प्रतिरक्षी नहीं है। अब ओ की बारी आती है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे पास कोई प्रतिजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर हम एंटीबॉडी की बात करते हैं, अगर हम प्रतिरक्षी की बात करते हैं, तो ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं भैया। यहाँ कुछ भी रख लो, लड़ाई वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो इसीलिए ओ के पास दोनों प्रतिरक्षी देखने को मिलती हैं, दोनों, बोथ। तो कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों प्रतिरक्षी होंगी, तो बताना ओ। ओ के पास ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है? ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है। बेटा तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश वाले हिंदी समझ नहीं रहे बेटा, लैंग्वेज में दोनों के लिए लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में भी लिखवा दो। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से इंग्लिश में कह रहे हो। मैंने तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको लिखवा रखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देखो दोनों तरीके से लिखवा रखा है बेटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखवा रखे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि RH फैक्टर क्या होता है भाई। तो RH फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी का खून होता है A पॉजिटिव, किसी का होता है B पॉजिटिव, किसी का होता है AB पॉजिटिव, या किसी का A नेगेटिव होता है, B नेगेटिव होता है, AB नेगेटिव। तो हमारे खून के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हीं को कहते हैं RH फैक्टर। तो कभी भी आपने सुना होगा A पॉजिटिव होगा, A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे ब्लड पर चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हीं को कहते हैं RH फैक्टर बेटा, इन्हीं को कहा जाता है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या है? ये जो हमारे खून के ऊपर, हमारे ब्लड पर ये चार्ज जो बने होते हैं, इन्हीं को हम लोग RH फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक भाई। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम ये एंटीजन क्या होता है? बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी थोड़ा, दोनों के दोनों ही आप लोगों की एक तरीके की प्रोटीन होती है, ठीक है। अब प्रोटीन है दोनों की दोनों, तो आपके खून में उपस्थित होती है दोनों प्रोटीन। एक प्रोटीन एंटीजन है, एक प्रोटीन एंटीबॉडी है। तो दोनों की दोनों ये प्रोटीन होती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। अब आ जाओ, तो इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए है, लेकिन एंटीबॉडी फिर बी होगी। एंटीजन का हमेशा विपरीत होती है एंटीबॉडी, तो ए का उल्टा बी होगा और बी का उल्टा ए होगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें रहेंगी। RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर हमारे ब्लड पर जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हमारे ब्लड पर होते हैं, उसी को हम RH फैक्टर कहते हैं। आ जाओ, RH फैक्टर के बारे में कुछ और चीजें मैं आपको अब बताने वाली हूँ, 2-4 पॉइंट। RH फैक्टर, भाई RH फैक्टर की खोज किसने करी थी? RH कारक। अगर RH कारक की बात करते हैं तो RH कारक की जो खोज करी थी ना, वो भी हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने ही करी थी। तो RH कारक की खोज आपको पूछ ले तो बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर ने ही करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने ही RH फैक्टर की भी खोज करी। लेकिन इस बार ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेनर। तो RH फैक्टर की खोज किसने करी थी भाई? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर, इन दोनों ने मिलकर 1940 में करी थी। ये सन भी याद रखना, 1940। तो लिख सकते हो भाई, RH फैक्टर की जो खोज करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने और वेनर ने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वेनर, ठीक है। चलो
आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो डिस्कवरी भी हम लोगों ने पढ़ ली है RH फैक्टर की, या RH कारक की जो डिस्कवरी करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने। अच्छा, RH फैक्टर का एक और नाम है। RH फैक्टर को हम लोग डी एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है बेटा डी एंटीजन, तो इसे हम डी एंटीजन भी बोलते हैं। कभी भी आपको पूछे कि डी एंटीजन किसका नाम है, तो RH फैक्टर का ही दूसरा नाम होता है डी एंटीजन। RH फैक्टर का संबंध किस जानवर से है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, RH फैक्टर का संबंध किस जानवर से है, कौन से एनिमल से रिलेटेड है RH फैक्टर। यानी जब कार्ल लैंडस्टीनर जी ने और वेनर ने RH फैक्टर की खोज करी थी तो कौन से जानवर में करी थी, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में, गधे में, घोड़े में, किस में करी थी। तो RH फैक्टर की जो खोज हुई थी ना वो एक बंदर में हुई थी, बंदर में बेटा। तो ये भी पूछा जाता है कि RH फैक्टर का संबंध किस जानवर से है, तो आप बताना मंकी से है RH फैक्टर का संबंध। RH फैक्टर की खोज बंदर में हुई थी। अब मैम बंदर से क्या संबंध था, या क्यों पूछा जाता है बंदर संबंधित है RH फैक्टर से, तो ये जो बंदर था ना, इस बंदर का नाम क्या था ये पूछा जाता है एग्जाम में। कई बच्चों ने 12th क्लास में चीजें पढ़ी भी होगी कि जिस बंदर में RH फैक्टर की खोज हुई थी उस बंदर का नाम या उस बंदर की प्रजाति क्या थी, ये आपको पूछा गया था। स्पीशीज, उस बंदर का नाम या उस बंदर की प्रजाति क्या थी जिस बंदर में RH फैक्टर की खोज हुई थी। जैसे मेरा नाम क्या है भैया, मेरा नाम भावना भाटी है, वैसे ही ये जो बंदर था इस बंदर का नाम क्या था या इस बंदर की प्रजाति क्या थी, तो इस बंदर का नाम था प्यारे बच्चों रीसस। इस बंदर का नाम क्या था भाई, रीसस। ये पूछा जाता है एग्जाम में, रीसस। इस बंदर का नाम था भाई रीसस, भाई साहब थे ये रीसस, तो इस बंदर का नाम था भाई रीसस। ठीक है, ये रीसस नाम का बंदर था। इसी बंदर के नाम से RH फैक्टर की खोज कैसे हुई मैडम, तो प्यारे बच्चों इस बंदर के नाम के दो कैपिटल लेटर लेकर, R और H लेकर, R और H लेकर बना दिया RH फैक्टर। तो RH की कोई फुल फॉर्म नहीं है, RH रीसस के नाम के दो कैपिटल लेटर है। जैसे मेरा नाम है भावना, तो भाई मेरे नाम के दो कैपिटल लेटर होंगे BH। तो अगर इसको आप RH फैक्टर ना बोले तो इसे BH फैक्टर बोलते फिर आप, अगर मेरे नाम पर ये लिया हुआ होता तो। अब क्योंकि ये रीसस बंदर के नाम पर इसकी खोज हुई है तो इसीलिए रीसस के नाम के दो कैपिटल लेटर लेकर बना दिया गया RH फैक्टर। तो ये भी प्रश्न आता है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है, बंदर से। इस बंदर का नाम बता दो, तो इस बंदर का नाम है रीसस। इतनी बातें आपको पढ़नी है किसके बारे में प्यारे बच्चे, RH फैक्टर के बारे में। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है ना अपने, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, इनको प्यारे बच्चे नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी याद रखना। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था भाई। तो नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। कब मिला था बेटे, 1930 में, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज खून की जरूरत पड़ गई, तो मेरा खून A पॉजिटिव है, तो अब मुझे पता है मेरा खून ए पॉजिटिव है, तो कोई A पॉजिटिव वाला बंदा मुझे खून देकर मेरी जान बचा सकता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन्होंने करी थी, है ना। हाँ, तो अब मुझे सब बच्चे बताएं इतनी बात है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो भाई, जल्दी सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताएं इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा। अब देखो आ जाओ, कई बच्चों के दिमाग में एक बात घूम रही है कि मैम जी एंटीजन क्या होता है। एंटीजन, एंटीजन बेटा प्रतिजन बोलते हो जिसको हिंदी में। और कई बच्चों को बात समझ नहीं आ रही कि मैम एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी क्या होती है, प्रतिरक्षी। ठीक है बेटा, ऐसा मानकर चलो या ऐसा समझो कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की दोनों प्रोटीन है, ये आपके खून में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, तो भैया ये भी प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन,
ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटीन है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो कभी भी कोई भी पूछे एंटीजन क्या है तो आप बताओगे ग्लाइकोप्रोटीन। सेम वैसे ही एंटीबॉडी भी बेटा ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि दोनों है क्या? दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन है दोनों के दोनों। समझ में आ गई बात? ठीक है मैडम जी, इतना समझ में आ गया। मैम एंटीजन कहाँ मिलता है हमारे खून में? एंटीजन हमारे खून में कहाँ मिलता है? तो प्यारे बच्चों, ये एंटीजन जो है ये तुम्हारी आरबीसी पर मिलता है। कहाँ मिलता है? लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर। लाल रुधिर कोशिका पढ़ा था ना आपने आरबीसी के बारे में? तो लाल रुधिर कोशिका की सतह पर मिलता है ये, ठीक है। ये प्रश्न आता है कि आपके शरीर में, आपके खून में जो एंटीजन है वो कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है एंटीजन, ठीक है। तो लिख सकते हो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं बेटा एंटीजन। चलो मैडम जी, ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे खून में? तो प्यारे बच्चे ये दो जगह पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा आपने पढ़ा था ना, रुधिर का तरल भाग। प्लाज्मा व डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा व डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया आप लोगों को? दोनों क्या है? दोनों की दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कहाँ पाई जाती है एंटीजन? आरबीसी पर। ये कहाँ पाई जाती है एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी? प्लाज्मा में और डब्ल्यूबीसी पर, ठीक है। तो ये आपको प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी पर मिलेंगे, ठीक। अच्छा मैडम जी, एंटीजन क्या काम करता है? क्या करता है एंटीजन और क्या करती है एंटीबॉडी? तो बेटा एंटीजन जो होता है ये हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में बताता है। ये हमारा ब्लड ग्रुप बताता है। ये बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारे अंदर। ये हमारे रुधिर समूह के बारे में बताता है। मान लीजिए जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है। कैसे पता मेरा ब्लड ग्रुप ए है? क्योंकि मेरे शरीर में जो एंटीजन है, मेरे खून में जो एंटीजन है, मेरी जो आरबीसी है उनकी सतह पर जो एंटीजन है वो ए है। तो जो एंटीजन ए होगा वही ब्लड ए होगा। तो ये हमेशा हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में बताते हैं जो एंटीजन होते हैं। मैम एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, रोगों से बचाव करती है। एंटीबॉडी रोगों से बचाव करती है, ठीक है। ये हमें बीमारियों से बचाती है, रोगों से बचाव करती है, प्रोटेक्शन देती है ये हम लोगों को। समझ में आई बातें? बातें समझ में आई? ठीक है। अब बताओ, अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में? ठीक है, स्मॉल और कैपिटल दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए लिख दिया जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ कैपिटल लिख लो, यहाँ स्मॉल लिख लो, या दोनों को कैपिटल दोनों को स्मॉल, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप दोनों को अलग अलग अच्छे से पहचान सको, इसीलिए एक को कैपिटल और एक को स्मॉल लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जो आप लोगों का रुधिर है वही आप लोगों का एंटीजन। ए रुधिर है तो ए एंटीजन, बी रुधिर है तो बी एंटीजन, ए बी रुधिर है तो ए बी एंटीजन, ओ मतलब जीरो तो मतलब कोई एंटीजन नहीं। लेकिन एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी विपरीत होंगी हमेशा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी दोस्त नहीं हो सकते, लड़ाई हो जाएगी। तो ए के साथ आएगा बी, बी के साथ आएगा ए, और यहाँ ए बी है तो दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता, इसीलिए कोई नहीं। और ओ के पास कुछ भी नहीं है तो इसलिए दोनों रख सकते हो, ए और बी दोनों, है ना। अब बात क्लियर हो गई भाई? चलो भाई आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब ब्लड के बारे में इतनी चीजें थी जो आप लोगों को पढ़नी थी। आपका ब्लड टॉपिक हो गया है खत्म। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो इतना ब्लड से पढ़कर जाना आप लोग, बाकी सारी चीजें आप लोगों को यही इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो आ जाओ, अब बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो भाई बायोलॉजी के दूसरे टॉपिक की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम।
कंकाल तंत्र जिसको हम लोग बोलेंगे कंकाल तंत्र। मैं आपको अब कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी से संबंधित पहले सिस्टम ही कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि आपकी 80% जो बायोलॉजी है ना वो आपके इन सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो हमने ब्लड टॉपिक कर लिया है, अब मैं आपको एक एक करके सारे सिस्टम खत्म करवाऊंगी पहले, क्योंकि अगर आपने सारे सिस्टम खत्म कर लिए तो समझो 80% आपकी जूलॉजी खत्म हो गई। ठीक है, तो आ जाओ भाई, स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, कंकाल तंत्र की। सबसे पहले बात करेंगे कि मैम कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की, तो इसमें आप आपके शरीर की हड्डियां पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि मैम कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो भाई कंकाल तंत्र 2 प्रकार का है, एक है अंतः कंकाल, एक है प्यारे बच्चे अंतः कंकाल। ठीक है, अंतः कंकाल तंत्र यानी कि एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल या एंडोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो एक होता है अंतः कंकाल, और जब अंत है तो भाई दूसरा होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। बस आपको यहाँ से छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है। इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। तो आपको कभी भी पूछे कि अंतः कंकाल तंत्र में हमारे शरीर की कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो बेटा अंतः कंकाल तंत्र में आप लोग पढ़ते हो एक तो हड्डियों के बारे में, तो यहां पढ़ोगे तुम तुम्हारी हड्डियां, बोन्स। आपके शरीर के अंदर की जो चीजें हैं उनको पढ़ते हैं हम अंतः कंकाल तंत्र में, तो यहाँ पर आप पढ़ते हो हड्डियों के बारे में, तो यही आपको डिटेल में पढ़ना है, अंतः कंकाल तंत्र। और दूसरा यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, दूसरा हमारे उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। कार्टिलेज क्या है मैडम, देखो अपने कान पकड़ कर देखो, ये अपने कान पकड़ कर देखो। ठीक है, एक बच्चे का डाउट है कि मैम रुधिर को रुधिर बैंकों में कितने दिन तक रखा जा सकता है, कौन किसको खून देता है ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, आप लोगों को कौन किसको खून देता है ये नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता है और कौन सा सर्वग्राही है। ठीक है, कौन सा सर्वदाता है और कौन सा सर्वग्राही है ये जरूर पूछ लेगा। टाइम हो रहा है भैया 5:32, ठीक है बेटा, टाइम 5:32 हो रहा है, आ जाओ। तो आपको पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं अभी आपको एक चीज और नोट करवा दूंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है, रुधिर ब्लड बैंकों में जो रुधिर को हम रखते हैं वो 30 से 40 दिन तक रखते हैं, और जो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सर्वदाता सर्वग्राही, अभी लिखवा दूंगी, अभी आप परेशान मत हो। ठीक है, इधर सुनो पहले मेरी बात, हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र 2 तरीके का होता है, एक भाई बाह्य और एक अंतः। पहले बात कर रहे हैं अंतः कंकाल तंत्र की, भाई ऐसा कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से बना रहा है, जैसे आपके शरीर की हड्डियां या आपके शरीर की उपास्थि। उपास्थि क्या होती है मैडम, तो जैसे अपने कान पकड़ कर देखो, ये उपास्थि है बेटा, हड्डी और खाल के बीच का जो पदार्थ होता है, ना तो ये हड्डी है, अगर ये हड्डी होती टूट जाती, और ना ही आपकी स्किन है क्योंकि स्किन जितना सॉफ्ट भी नहीं है ये, तो ये है कार्टिलेज। वैसे ही अपनी नाक को पकड़ के देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे नाक मटक रही है, तो अगर ये हड्डी होती टूट जाती, लेकिन ये हड्डी नहीं है, ये भी कार्टिलेज है। आपके अंदर जो आपकी सांस की नली है उसमें कुछ छल्ले पड़े हुए हैं, वो छल्ले भी कार्टिलेज के हैं। तो कार्टिलेज भी आपके शरीर के अंदर आपके अंतः कंकाल का भाग होता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अंतः कंकाल का उदाहरण क्या है, तो याद रखना हड्डियां और उपास्थि अंतः कंकाल में आती हैं। जबकि बाह्य कंकाल की बात करें तो इसमें आते हैं आप लोगों के बाल, भाई हेयर, हमारे बाल जो है हमारे, ये आते हैं किसके अंदर, बाह्य कंकाल में। इसी में आते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों के नाखून, नाखून इसी में आते हैं, नेल्स। ठीक है, नेल्स इसी के अंदर आते हैं। इसी में आते हैं जंतुओं के सींग, हॉर्न, भाई जंतु जो है गाय भैंस जो आप देखते हो, बिजार वगैरह, बुल सांड, सींग से उड़ा देते हैं भैया, तो सींग भी इसी में आते हैं। इसी में आते हैं पंजे, ठीक है, जो पक्षी होते हैं या जो दूसरे जानवर है उनके पंजे, क्लोज वगैरह जो होते हैं। ठीक, तो इसी के अंदर आती हैं आप लोगों की ये सारे एग्जाम्पल। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन एक बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण नहीं है, ऐसे आ सकता है, विच इज द नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्केलेटल। तो भाई कौन नहीं है ये पूछ लेगा, तो 3 ऑप्शन यहाँ से उठा के दे देगा, एक यहाँ से उठा कर दे देगा।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि हड्डियां और उपास्थि आती हैं अंतः कंकाल में, और ये सब एग्जाम्पल होते हैं बाह्य कंकाल के। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, टाइम वाली जगह से भैया यहाँ रोजगार विद अंकित का लोगो दिख रहा होगा तुम्हें, बाकी यहाँ कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, उससे देखकर तुम बड़े परेशान हो रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। रजनीश जी प्यारे बच्चे, अगर ये रिकॉर्डेड क्लास होती तो मुझे कैसे तुम्हारा कमेंट दिख जाता और कैसे मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लेती, ये बताओ पहले तुम मुझे, बोलो जल्दी से। मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, मनीष आपका कमेंट भी दिख रहा है। ठीक है, आरबीसी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीसी कम हो जाएंगी तो क्या होगा, ये सारी चीजें भी तुम्हें लिखवा दूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ भैया। ठीक है, नहीं सुनती हूँ तो अपनी अपनी सुनती हूँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, ब्लड से संबंधित भी, और जो पिछले वर्ष भी लूंगी। अभी समझो सारी चीजों को, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, पढ़ाई करने से पेपर निकलेगा, ऐसे कमेंट्स करने से नहीं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, पढ़ के ही पेपर निकलेगा। ऐसे नहीं पेपर निकलेगा कि किसने लाइव क्लास ली थी, किसने रिकॉर्डेड क्लास दी थी, ऐसे पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, और मैं भविष्य के सिपाही, भविष्य के सोल्जर्स आप लोगों में देख रही हूँ। अपने देश की सेवा करने के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो इस वाले चार्ट को मैं अभी समझाऊंगी, लेकिन कुछ बच्चों के मैं पहले थोड़े से ब्लड वाला जो टॉपिक है ना, उससे कुछ रिलेटेड आपके पॉइंट्स आ रहे हैं। वैसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे नहीं जाते, बट आपको, आपने पूछे हैं तो बताना मेरा कर्तव्य है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। एक बच्चे का डाउट था कि भाई ब्लड बैंक के अंदर, जो ब्लड बैंक होता है यानी कि रुधिर बैंक, भाई जहां से रुधिर को लेकर आते हैं, पैसे वाले बैंक के बारे में तो सभी जानते हो, लेकिन ब्लड बैंक भी होते हैं बेटा, जहां से हम खून लेकर आते हैं। तो ब्लड बैंक में खून को कितने दिनों तक रख सकते हैं? तो 30 से 40 दिन तक रखा जा सकता है, केवल 30 से 40 दिन तक हम लोग ब्लड बैंकों में खून को रख सकते हैं। इसके बाद ये खराब हो जाएगा, तो किसी के काम का नहीं है। ठीक है, एक पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट था कि भाई सर्वदाता किसको बोलते हैं? सर्वदाता, पहले मैं तुम्हारे ब्लड से रिलेटेड पॉइंट क्लियर कर दूं, फिर स्केलेटल सिस्टम पर भी चल रही हूं। सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा होता है? सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा होता है? सर्वदाता मतलब कि यूनिवर्सल, आपको पूछ ले यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? जो सबको ब्लड दे दे भैया, दानी है दानी, आओ सब ले जाओ खून, तो भैया ये होता है ओ नेगेटिव, ये होता है बेटा ओ नेगेटिव। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपको पूछ ले, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वग्राही रुधिर समूह यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सबसे खून लेता है भैया। यूनिवर्सल रेसिप्टर, यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन सा होता है? ठीक है, यूनिवर्सल रेसिप्टर जो सबसे खून लेगा, मुझे तो सबका खून पीना है भैया, सबसे खून ले लूंगा, तो ये होता है ए बी पॉजिटिव, ये होता है ए बी पॉजिटिव। तो सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। समझ में आ गई ना बातें? ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब एक डाउट क्या था प्यारे बच्चों का, जो अभी अभी आपने पूछा था, जल्दी से बताओ, एक डाउट क्या था? सर्वदाता हो गया, सर्वग्राही हो गया, ठीक है, ब्लड बैंक में कब तक ब्लड को रखते हैं, ये हो गया। और बताओ और क्या डाउट्स थे आप लोगों के, फिर मैं चल रही हूँ अगली क्लास में, मुझे मतलब अगले टॉपिक की तरफ। मुझे सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, सबके, ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे सबके कमेंट्स मिल रहे हैं। चलो आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं, आओ भाई आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक भाई, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, इन्हें नोट नोट कर लो बेटा, इनको नोट कर लो। हाँ, अब आया मुझे याद, बीमारी से संबंधित। भाई WBC ज्यादा हो जाए तो क्या होगा मैम? RBC ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? RBC, भाई अगर हमारे शरीर के अंदर जो RBC है ये ज्यादा हो जाए, RBC आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो गई भाई, अधिक हो गई,
मोर अमाउंट में हो गई तो आपको एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम होता है सबके रिप्लाई कर रही हूं बेटा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने ब्लड के जब आप लोगों को कराए थे, मतलब ब्लड की जो पिछली 2-3 क्लास हुई है उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, आ जाओ। तो प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया। कभी भी आपको पूछे कि जब भी हमारे शरीर के अंदर साइथीमिया, रुधिर कोशिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं ज्यादा हो जाती हैं तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? उस बीमारी को बोलते हैं पोलीसाइथीमिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जब कम हो गई तो क्या दिक्कत होगी? जब आपके शरीर में आरबीसी कम हो गई, लेस हो गई, तो क्या दिक्कत हो गई? तो क्या दिक्कत होगी बेटा? भाई एग्जाम में आपको पूछ ले आरबीसी हमारे शरीर में ज्यादा हो गई तो कौन सी बीमारी होगी? बता दोगे पोलीसाइथीमिया। इसमें तुम्हारा सारा शरीर लाल हो जाता है, लाल लाल दाने निकल आते हैं शरीर पर। लेकिन अगर आरबीसी कम हो गई तो भाई बीमारी हो जाती है एनीमिया। एनीमिया फिर हो जाता है हमें एनीमिया, और एनीमिया को कहा जाता है खून की कमी होना। एनीमिया होता है खून की कमी। भाई कई बार तुमने देखा होगा डॉक्टर बोलता है तुम्हें तो एनीमिया हो गया, खून की कमी होता है एनीमिया। ठीक है, तो जब आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। आ जाओ बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में भी। डब्ल्यूबीसी, जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है, जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी अधिक हो गई भैया, ज्यादा हो गई डब्ल्यूबीसी, तब भी एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। तो जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है तो उस बीमारी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया से तो एक और प्रश्न आता है, ल्यूकेमिया किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। आपने सुना होगा ना ब्लड कैंसर के बारे में, इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। रुधिर कैंसर इसी को कहा जाता है। तो ल्यूकेमिया को ही कहते हैं रुधिर कैंसर। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये आता है एग्जाम में कि जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया को ही कहते हैं ब्लड कैंसर। अच्छा चलो मैडम जी ये भी बता दिया। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कमी हो गई इनकी, अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कम मात्रा में हो गई तब क्या दिक्कत होगी? तो तब आपको अंदर बीमारी हो जाएगी बेटा ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, फिर हो जाएगा ल्यूकोपेनिया। एक जैसे शब्द लगेंगे ये, ल्यूकेमिया ल्यूकोपेनिया, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। पेनिया का मतलब होता है कमी हो जाना, तो पेनिया आ रहा है भाई इसके नाम के पीछे। तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी जब आपके शरीर में कम हो जाती है तब होती है ल्यूकोपेनिया। ठीक है, लिख लोगे ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोपेनिया में क्या होता है? ल्यूकोपेनिया में हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तुमने देखा होगा ना कई बार मम्मी बोलती है अरे ये तो हर वक्त बीमार रहता है, इसको तो हर वक्त बुखार हुआ रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ हुआ रहता है, तो वो होता है ल्यूकोपेनिया। जब हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, इसको कहते हैं लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी आ जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी। अब बताओ, अब कोई और डाउट हो तो वो भी ले लेती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। तुम खुश होने चाहिए सारे के सारे, मुझे कुछ नहीं लेना, तुम खुश होने चाहिए। जो तुम्हारे डाउट है उनका आंसर मिलना चाहिए। इनके लक्षण बेटा, इनके लक्षण नहीं पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, ये बिल्कुल फालतू की बात है, लक्षण नहीं आएंगे। इसमें मैंने बताया शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। ल्यूकेमिया में तुम्हारा, इसमें एनीमिया में तुम्हारा शरीर पीला पीला हो जाता है, खून की कमी, या सफेद सफेद हो जाते हो आप लोग। ठीक है, ल्यूकेमिया में क्या होगा? रुधिर कैंसर है। रुधिर कैंसर में आपके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होने की वजह से आपके अंदर खुजली या रैशेस ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चे कमी हो गई तो रोगों से लड़ने की बीमारी, रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी बीमारियां होंगी। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े अब,
चलो तो भाई इतने पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ लिए, ये इतने ही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ, अब सारा का सारा ध्यान लगाओ अपनी हड्डियों को तोड़ने में। अब सारा का सारा ध्यान लगाओ अपने कंकाल तंत्र पर। स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, और मैंने बताया कि स्केलेटल सिस्टम में आपको पढ़ना है अंतः कंकाल तंत्र, और अंतः कंकाल तंत्र में भी आपको पढ़नी है आपकी हड्डियां। तो आ जाओ प्यारे बच्चे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हड्डियां। ठीक है, समझ में आई बात? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हड्डियां, लेकिन हड्डियों को भी हमने दो भागों में तोड़ दिया है। आ जाओ, हेडिंग डालेंगे बोन्स, हेडिंग डालेंगे बोन्स यानी हड्डियां। ठीक है, हड्डियां। अच्छा, कितनी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में? अभी बताऊंगी कितनी कितनी होती है। पहले आ जाओ, लिख लो सबसे पहला पॉइंट, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको कभी भी पूछे हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन क्या होता है? ठीक है, स्टडी ऑफ बोन क्या होती है? आपको कभी भी पूछे स्टडी ऑफ बोन, भाई हड्डियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? WBC कैसे बढ़ाएं? बेटा आप अच्छी सब्जियां, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, अच्छी मात्रा में खाने के जो पोषक आहार है उनको ले तो WBC अपने आप बढ़ती है, रोगों से लड़ने की शक्ति अपने आप बढ़ती है। ठीक है, चलो बेटा वर्कशीट की जरूरत नहीं है, वर्कशीट आप रीजनिंग की, हिंदी की और मैथ्स की ले जहां पर वेटेज ज्यादा है। साइंस जैसे सब्जेक्ट में वर्कशीट की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आप बता रहे हो 206 हड्डियां होती हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। समझ में आ गई भाई बात? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, हड्डियों की संख्या कितनी होती है मैडम? आप लोगों के अभी अभी तो हमने बता दिया 206, लेकिन भैया हड्डियों की संख्या अलग अलग पूछी जाती है आपसे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु, ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, एक नवजात शिशु जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न, तो एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताकर आना, एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। जब आप पैदा हुए थे ना, चुन्नू मुन्नू से थे, छोटू मोटू से थे, जब आपके घर में मिठाइयां बटी थी, जब आपने जन्म लिया था, तो आप में हड्डियों की संख्या थी 300। ठीक है, फिर आप थोड़े से बड़े हुए भाई, बड़े हुए तो शैतान हुए, शैतान हुए तो स्कूल भी गए। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे, चाइल्ड, बच्चों में जो हड्डी की संख्या है वो कितनी होती है? अब आपको पूछ ले पेपर में कि बच्चों में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 270 से 280। ठीक है, फिर आप में हड्डियों की संख्या थोड़ी कम हो गई, 270 से 280 हड्डियां आप में रह गई। आज आप 18 के पार हो गए। ठीक है, अब आप बन गए भाई अडल्ट, वयस्क, अब बन गए वयस्क। अब अगर मैं पूछूं कि एडल्ट जो होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो भाई 18 के पार जो है, वयस्क जो है, उनके शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। और यही आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, 206 हड्डी तुम्हारे शरीर की। तो भाई 206 हड्डी होती है वयस्कों के अंदर। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है मैम कम क्यों हो गई, हड्डी कम क्यों हो गई, कहाँ चली गई, कौन तोड़कर ले गया हमारी हड्डी, किसने तोड़ दी हमारी हड्डी? तो अभी आपको मिलेगी, बाद में भी वर्कशीट की इतनी जरूरत नहीं है, पहले आप 2-4 क्या कर लो, 2-4 टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर आपको मैथ्स और शायद रीजनिंग की वर्कशीट मिलनी शुरू हो, अगर आपको सर ने कहा है तो। ठीक है, चलो, RH फैक्टर डोंट तक होती है या? बेटा समझ नहीं आया क्या बोल रहा है एक बच्चा, कमेंट निकल गया। मैम ब्रेन हैमरेज क्यों होता है? जब हमारी ब्रेन की कोशिकाओं को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है या प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है, तो कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, इसी को ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव खून नहीं दे सकते बेटा? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो मैं सभी को ब्लड दे सकती हूँ, मतलब मैं ब्लड दे सकती हूँ, लेकिन पॉजिटिव वाले को ही दे सकती हूँ, केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकती हूँ। ठीक है,
चलो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। अभी हम कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जब कोशिका पढ़ाऊंगी वहां बताऊंगी ये चीजें। ठीक भाई, चलो आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। आओ अब बात करते हैं कि मैम हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। बोन प्रोटीन, जो आपकी हड्डियां हैं ना, इनमें प्रोटीन पाई जाती है। तो अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हड्डियों की प्रोटीन कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चे, जो हमारी हड्डियां हैं इनमें पाई जाती है एक प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन। ठीक है, क्या है भाई, ओसीन। तो हमारी जो हड्डियां हैं इनमें ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारी हड्डियों में पाई जाती है ओसीन प्रोटीन। ठीक, चलो आगे बात करते हैं कि हड्डियां किस पदार्थ की बनी होती हैं। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हड्डियों को बनाता है। तो हड्डियां जो होती हैं बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हड्डियां, वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, कार्बोनेट की बनी होती है। तो हड्डियां जो होती हैं वो किस पदार्थ की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं जो हड्डियां होती हैं। ठीक, बात समझ में आई। तो लिख सकते हो बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर भाई प्यारे बच्चे, बताओ जल्दी से। चलो आओ आगे बात करते हैं। एक यूनिट में कितना ब्लड होता है प्यारे बच्चे, एक यूनिट में आप लोगों का 300 से 350 ml ब्लड होता है। एक यूनिट में 300 से 350 ml ब्लड होता है। ठीक है, चलो, और एक बार में 1 यूनिट ब्लड ही हम डोनेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए आज पूरी क्लास मुझे ब्लड की ही लेनी थी, क्योंकि आप लोगों के डाउट ब्लड वाले खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जबकि हम इतना डीपली आपको ब्लड में नहीं आएगा, बाकी सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं वहीं से आपको प्रश्न बनकर आएंगे। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो हड्डियां किस पदार्थ की बनी होती है, कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हड्डियां। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि मैम हड्डियां जो हमारे पास 206 है, इनको कितने भागों में बांट दिया है। तो बेटा हमारी हड्डियों को 2 भागों में बांट दिया है। 206 हड्डियों को हम 2 भागों में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। 206 हड्डियों को हमने 2 भागों में बांट दिया है। अभी मैं आपको वो 2 भाग भी बताऊंगी, लेकिन अगर कभी आपको पूछ ले कि बोन्स का फंक्शन क्या होता है, बोन्स फंक्शन, हड्डियों के क्या काम होते हैं, बताओ जल्दी से। हड्डियों के कार्य बताओ मुझे सारे बच्चे, हड्डियों के कार्य बताओ भाई, हड्डियां क्यों है तुम्हारे शरीर में। अगर मैं तुम्हारी सारी हड्डी तोड़ दूं तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूं तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। अभी समय नहीं हुआ, अभी तो 54 मिनट है भैया, जल्दी से बताओ। अगर तुम्हारी सारी हड्डी तोड़ दी तो क्या होगा। एक बार में 1 यूनिट ब्लड ही हम लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर ज्यादा ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। क्लियर, चलो। हाँ देखो, मूवमेंट एक बच्चा बोल रहा है। तो हड्डियां एक तो हमारे शरीर को मजबूती देती हैं प्यारे बच्चे, मजबूती देने का काम करती हैं हड्डियां। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारे शरीर को, स्ट्रॉन्गनेस देने का काम करती है। अगर मेरी हड्डी टूट गई तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, ऐसे गिर जाऊंगी, है ना। ऐसे खड़ी हूं तो हड्डी की वजह से। दूसरा काम क्या है हड्डी का, भैया मैंने आपको बताया था हड्डी में ही तो बनता है खून। मैंने बताया नहीं था हड्डी में होता है बोन मैरो। तो हड्डी में रुधिर निर्माण का कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम रुधिर निर्माण का कार्य होता है हड्डी में। रुधिर निर्माण का कार्य करती हैं हड्डियां। तो हड्डियां क्या करती हैं प्यारे बच्चे, रुधिर निर्माण का कार्य करती हैं। हड्डियों में ही होता है ब्लड फॉर्मेशन। तो ये भी आपको बढ़िया प्रश्न है, हड्डियों में क्या होता है। अगर आपके शरीर से हड्डियां निकाल दी जाए तो मर जाएंगे हम। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि हड्डियों में ही होता है ब्लड फॉर्मेशन, हड्डियों में ही रुधिर निर्माण का कार्य होता है। आपकी हड्डियों में बताया था ना, आपकी हड्डियां ऐसी सी होती हैं, इन्हीं के अंदर मिलता है आपको बोन मैरो। तो मान लो ये तुम्हारी हड्डी है ऐसे 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 ऐसे,
और इसके अंदर बीचों बीच यहाँ मिलता है तुम्हें बोन मैरो। तो ये है भाई तुम्हारा बोन मैरो, अस्थि मज्जा। यहीं पर बनती है तुम्हारी ब्लड, बोन मैरो में बनता है ब्लड। तो रुधिर निर्माण की क्रिया कहाँ होती है? हमारी हड्डियों में। तो हड्डियां इसलिए भी बहुत जरूरी है ना भाई? समझ में आ रही है ना चीजें आप लोगों को? चलो चलो चलो। अच्छा अंशुल जी, प्यारे बच्चे, हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैम जो 206 हड्डियां हमारे शरीर में है, इनको कैसे कैसे दो भागों में तोड़ दिया है। तो भाई आपकी जो 206 हड्डियां हैं, पहले मैं तुम्हें एक भूत भाई साहब से मिलवा देना चाहती हूँ भाई। भूत भाई साहब जी को तुम देख लो जरा, और फिर आगे बात करेंगे कि आप लोग कैसे दिखते हो। देखो ऐसे दिखोगे आप लोग, दिख रहा है ये भूत? डरना मत रात में। तो प्यारे बच्चे, अगर आपके शरीर से पूरा मांस हटा दिया जाए, अगर आपके शरीर से पूरा का पूरा मांस आपका हटा दिया जाए, तो कुछ ऐसे मुस्कुराते हुए हिलते डुलते आप नजर आने वाले हो। तो ऐसा है आपका शरीर अंदर से। तो ये टोटल 206 हड्डियां हैं आपकी, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अब इन 206 हड्डियों को हमने दो भागों में तोड़ दिया है। कैसे कैसे मैडम जी? तो थोड़ा सा यहाँ बताने वाली हूँ, समझो चीजों को। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं भैया? 206। इन 206 हड्डियों को हम दो सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। एक होती है हमारी अक्षीय हड्डियां बेटा, एक है हमारी अक्षीय हड्डियां। मैम अक्षीय हड्डियां कहाँ कहाँ हैं? जिनको बोलते हैं एक्सियल बोन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल बोन्स। और भैया दूसरी है हमारी उपांगीय हड्डियां, दूसरी है उपांगीय हड्डियां, उपांगीय हड्डियां, दूसरी है हमारी उपांगीय हड्डियां, जिनको बोलते हैं अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर बोन, अपेंडिक्यूलर बोन, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां है ना, इनको हमने दो भागों में तोड़ दिया। एक है अक्षीय हड्डियां, एक है उपांगीय हड्डियां। बेटा यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में बनता है, बड़े ध्यान से समझना। एग्जाम में पूछेगा कि उपांगीय हड्डियां और अक्षीय हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं। तो पहले बात करी अक्षीय हड्डियों की। तो प्यारे बच्चे 206 में से कितनी हड्डियां हमारी अक्षीय हड्डियां हैं? तो बताना 80 हड्डियां। यानी कि हमारी जो अक्षीय हड्डियां है ना, इनकी संख्या कितनी है? 80 है प्यारे बच्चे। और ये कहाँ कहाँ मिलती है हमारे शरीर में? तो आ जाओ बताती हूँ। एक तो ये जो तुम्हारी खोपड़ी दिख रही है, खोपड़ी, ये जो टकलू महाराज सा दिख रहा है तुम्हें, ये आपकी अक्षीय हड्डी का हिस्सा है। दूसरी ये जो तुम्हें तुम्हारी पसलियां दिख रही हैं, ये तुम्हारी अक्षीय हड्डियों का हिस्सा है। और ये जो बीच में रीढ़ की हड्डी दिख रही है, ये तुम्हारी अक्षीय हड्डियों का एक हिस्सा है। तो अक्षीय हड्डियों में आता है आप लोगों का कपाल, खोपड़ी जिसको बोलते हो या स्कल बोल देते हो। इसी में आती है तुम्हारी पसलियां, पहले पसलियां लिख लो, पसलियां, ठीक है, पसलियां, रिब्स बोलते हैं जिसको। और बच्चे इसी में आती है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा, पहले लिख लो वर्टिब्री। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि हमारे शरीर में अक्षीय हड्डियां कौन कौन से अंगों में पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, अक्षीय हड्डियों की संख्या 80 होती है, और ये आपके शरीर में 3 जगह पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? जैसे कि मैं हूं भाई भूत, तो ये है मेरी खोपड़ी, तो ये मेरा अक्षीय हड्डियों का हिस्सा है, कपाल। दूसरा मेरी पसलियां जो हैं, ये भी अक्षीय हड्डियों का हिस्सा है। और तीसरा मेरी ये जो रीढ़ की हड्डी यहाँ पे दिखेगी, ये भी मेरी अक्षीय हड्डियों का हिस्सा है। तो अक्षीय हड्डियां 3 अंगों से मिलकर बनी है। कौन कौन से 3 अंगों से? स्कल, आपकी पसलियां, और आपकी वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी। इतनी बात समझ में आई? बताओ जल्दी से। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को क्या डाउट है। इसको मैं बाद कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी फिर से चीजें। अब मुझे बताओ क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आई चीजें? हाँ जी, टाइम हो गया। कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में, पढ़ाने से ज्यादा टाइम में है। सुबह मतलब शुरू से लगे पड़े हो, यहाँ तो टाइम ही नहीं दिख रहा, अब भैया टाइम हो गया है। भाई इतनी जल्दी बड़ी रहती है तुम लोगों को? सुबह से पढ़ते पढ़ते थक गए क्या? टाइम हो गया बेटा, हाँ जी टाइम हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो चीजें समझ में आई होंगी प्यारे बच्चे। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से क्लास को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में प्यारे बच्चे। तो उम्मीद करती हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।
जो पढ़ा रही हूँ, जैसा पढ़ा रही हूँ, विश्वास करते चलो, एग्जाम में प्रश्न वहीं से आपके फंसेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन सी लेवल की बायोलॉजी आपकी पूछी जाती है। ठीक भाई, चलो धन्यवाद।